है मुझे। जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे वित्तीय साक्षरता पर। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और क्यों जानना ज़रूरी है। दरअसल हमारा जैसे जैसे विकास हो रहा है, उस विकास में वित्त पहले भी जुड़ा हुआ था, अब वित्त थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलने लगा है, इसलिए कि हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, उस पर हम सारा हैंडल कर रहे हैं और लगभग सारे लोगों के अकाउंट खुल गए हैं, जिसमें कि निरक्षर भी हैं, सिर्फ दस्तखत करने वाले लोग भी हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिनको कि अपना पासबुक हैंडल करना, अपना अकाउंट हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे में बैंक्स अपने अपने दायित्व के तहत अपना काम कर रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता चला रहे हैं। तो हम जानेंगे ये वित्तीय साक्षरता क्या है, और हमारे साथ बात करने के एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं मनोज कुमार, जो बैंक ऑफ इंडिया रांची महाप्रबंधक है। स्वागत है आपका। हमारे साथ है अनुराधा सिंह, जो डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं और वहाँ प्रिंसिपल है, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है सुनील कुमार गुप्ता, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक रह चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज जी, आप ही से शुरू करूँ। ये वित्तीय साक्षरता क्या है? वित्तीय साक्षरता एक्चुअली भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि राज्य के अंदर में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, वित्तीय रूप से उनको साक्षर बनाया जाए। और इसमें जो भी वित्तीय संसाधन है और उसका एक माध्यम बैंक भी है, तो उससे कैसे लोगों को जोड़ा जाए और इन संस्थानों से उनको कौन सा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय साक्षरता भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विशेषकर बैंकों के माध्यम से चलाया जाता है। दादा जी, अगर बात करें हम, आजकल बच्चों का भी, आप जहाँ हैं वहाँ पर जो सीनियर स्कूल के बच्चे हैं, सीनियर क्लास के बच्चे हैं, उनके भी अकाउंट्स खुल गए हैं। उनमें भी देखेंगे जिस ढंग से हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हैफाजार्ड वे में कहें, तो उसमें ज़्यादा खतरे रहते हैं। और इसीलिए शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन अखबार में 4-5 खबरें नहीं हो, 10 खबरें नहीं हो गड़बड़ होने की। तो वित्तीय साक्षरता नहीं है, इस कारण से ऐसी गड़बड़ी हो रही है। दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हर रोज़ विभिन्न विज्ञापनों से हमको निवेश के ऑफर मिलते रहते हैं, या विभिन्न पुरस्कार की बातें होती रहती कि आपको ये मिल गया, आप ये कर लो, ये लॉटरी खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो। तो उसमें जो ग्रोइंग बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ये आकर्षण होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उनको आप अपने स्कूल में या स्कूलों में कैसे हैंडल करती हैं? आप लोग उनको बताती हैं कि नहीं बताती हैं पढ़ाते समय? जी बिल्कुल सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी पे हमें बच्चों को साक्षरता देनी है, एंड इसके अंदर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब खोल रखा है, जिसमें टीचर्स हैं जो हमारे कॉमर्स फैकल्टी के हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, वो इसमें बच्चों का ग्रुप कराते हैं इसमें। एंड टाइम टू टाइम इनका एक्टिविटीज़ होते चलता है। टाइम टू टाइम कई सारे वीडियो, कई सारे केस स्टडीज़ हम बच्चों के बीच में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चा वो एज है ना जहाँ उसको सिखाना बहुत ईजी होता है। बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज़ों को भी सीख लेता है, गलत बातों को भी सीख लेता है। तो हमारा स्कूल में सबसे बड़ा एम्फेसिस इसमें रहता है, क्योंकि आज आफ्टर कोविड बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, और उस मोबाइल में टाइम टू टाइम लिंक्स आते रहते हैं, टाइम टू टाइम गेम्स का उसमें आते रहता है कि आप ये गेम खेलेंगे। देयर आर सो मेनी गेम्स, MPL है या, तो बच्चों को उसकी आदत पड़ते जा रही है। और उसमें हो सकता है शुरू में कुछ पैसे भी बच्चों को मिलते हैं, बट देन द स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड इन दैट ट्रैप। तो हमें बच्चों को ये समझाना है, कोई चीज़ अगर बहुत ईजिली आपको मिल रहा है तो लेटर ऑन वो आपसे उससे कई गुना ज़्यादा आपसे वसूला जाएगा। एंड बच्चों का अपना तो कुछ है नहीं, बच्चों को एक बार में इसमें झूठ बोलने की आदत लगने लग जाती है, पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली कुछ बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ना आए, इसलिए वी एज स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स वी टेक द ओनर्स कि हम पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करें कि किसी भी अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिल सकता है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। तो ये हम बच्चों पे इस चीज़ पे काम करते हैं स्कूल में। सुनील जी, थोड़ा आप प्रकाश डालिए इस पर। अभी वित्तीय साक्षरता का दायरा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी चीज़ इसके अंदर आ गए हैं। न सिर्फ
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बल्कि और भी बहुत सारे, मतलब अगर आप कहें तो शेयर मार्केट है या प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज़ हैं या गेमिंग का जैसे आपने बात कहा। तो वित्तीय साक्षरता में अगर हम लोग सिर्फ एक चीज़ पर अगर फोकस करेंगे तो वो नहीं आ पाएगा जागरूकता। या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हुई तो उसमें भी हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में इलिटरेट को ही मानते हैं, तो वो एक क्षेत्र हो गया, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो वित्तीय साक्षरता के लिए सबसे अहम बात ये है कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जुड़ना चाहता है वित्तीय संस्थाओं से, चाहे वित्तीय लेन देन से, तो उस चीज़ के बारे में बढ़िया से उसके बारे में जानकारी हासिल करे या उसको जानकारी दिया जाए, ये सबसे अहम बात है। और उसके बाद उस पर फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाए तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेगा और उसके लिए उसका अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मनोज जी, आप तो लीड बैंक हैं झारखंड की। वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ा रहे हैं और ये झारखंड प्रदेश इसमें बिल्कुल सटीक बैठता है कि यहाँ का डेमोग्राफी देखिए या ज्योग्राफी देखिए, लोग सुदूर जंगलों में और पहाड़ों में बसते हैं और अभी सरकार के प्रयास से करीब करीब सभी लोगों का, जैसा कि आपने कहा, PMJDY के अंतर्गत अकाउंट्स खुल गए हैं। अब आगे अकाउंट्स खुलने में बहुत सारी राशियां भी जमा हो गई हैं। यहाँ तक तो वित्तीय साक्षरता हो गया, लेकिन इस वित्तीय साक्षरता के आगे भारतीय रिजर्व बैंक और हम सभी बैंक SLBC के तत्वावधान में गांव-गांव में जा रहे हैं, FLC के माध्यम से भी, और नाबार्ड का एक फंड है, उस फंड के तहत भी हम लोग गांव में जाकर के सभा कर रहे हैं। और विशेष जो इसमें विषय है वो सबसे पहला विषय है कि इस PMJDY के लोगों को सबसे पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी जाए, ताकि किसी भी दिन उनको किसी इमरजेंसी के लिए कोई पैसा खर्च करना हो तो वो मिले। वो 5 से 10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, जो दूसरा विषय है वो ये है कि KCC में, इस राज्य के अंदर में झारखंड कृषि राज्य माफ़ी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक दिए जा चुके हैं, लेकिन ये 2021-3-2020 को जो KCC अकाउंट स्टैंडर्ड थे उसमें डाले गए हैं और ये पैसे डाले गए हैं 2024 में। ये 4 साल के अंतराल में इस सभी में पैसा आने के बावजूद इसमें 15,000 से लेकर के 20-25 हज़ार तक ये अकाउंट्स ओवर ड्यू हो गए हैं। और अभी कोई भी ऐसा बहुत कम अकाउंट KCC बचे हैं जिसमें किसान उसको यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 हज़ार और देंगे, फिर रोल ओवर होगा KCC का, तभी तो वो यूज कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के एक सब्जेक्ट पर हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बहुत लीड रोल कर रही है और उनको 10% से लेकर के 30% जो बकाया है, जैसे 15,000 है तो 1,500 से लेकर के 4,500 रुपया लेकर के हम उसको बंद कर रहे हैं पुराने वाले को, और नए स्केल ऑफ फिनेंस पर उसको हम लोग कम से कम 1 लाख रुपया दे रहे हैं विदाउट LPC, वो भी 0% पे। एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा इसको और विस्तारित करें। जो अकाउंट खुला उस अकाउंट में यह था कि इतने एज ग्रुप में अगर होंगे तो आपका इतना इंश्योर्ड हो जाएगा, इस बीच में अगर डेथ हो जाता है तो ये पैसा आपको मिल जाए, उसके लिए 12 रुपया कुछ कटेगा। तो वो उसको पता है कि नहीं ये 12 रुपया कटेगा, या स्वतः वो 12 रुपये कट जाता है, या जो भी अमाउंट है वो कट जाता है हर साल, और उसकी गारंटी रहती है कि अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई है खाताधारक की तो उसको वो पैसा मिल जाएगा। दूसरी भी तो उसको हम आ रहे हैं 2-3 चीज़ें और इसके साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि यह मान के चलें कि जितने लोगों के अकाउंट खुले हैं खासकर ग्रामीण वाले इलाके में या शहरी वाले इलाके में, उसमें लगभग सिर्फ उसकी बात करें 60% से ज़्यादा लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तृतीय, चौथा, पाँचवा, छठा, सत्ता, ये कहना है अपना ठेला लगा रहे हैं, अपना दूसरा कुछ कर रहे हैं, उनको भी लोन मिल सकता है। जैसे हम लोग कई प्रोग्राम किया तो आसपास के कई लोग आए और आकर के कहा कि हमारी थोड़ी पैरवी कर दी, हमको 1,000 रुपया लेना है, हमको 10,000 रुपया लेना है, ठेला चलाना है, भुजा की दुकान खोलना है। उस तरह के लोगों को बैंक से क्या मिल सकता है और बैंक की क्या शर्तें होंगी? जैसे आपने कहा कि अकाउंट क्लोज कर रहे हैं,
उसके लिए भी हम चला रहे हैं अभियान। तो उस पर थोड़ा डिटेल बताइए, केसीसी के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए ताकि हमारे दर्शक जानें और उसका इस्तेमाल कर सकें। केसीसी में अभी देखिए क्या, आप जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो सरकार ने डाल दिया है, और उसमें लेकिन 4 साल के बाद आपने जब पैसा डाला तो उसमें तो इंटरेस्ट लग गया। उसको ये पता है कि नहीं कि हमारे तो ये नहीं, ये पता है कि हमारा ओवर ड्यू है, और हम केसीसी में ना तो पैसा जमा कर पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो जमा करने जाते हैं उनको पता चलता है कि इसमें 15 से 50 हजार रुपये तक का इंटरेस्ट लगा हुआ है, हम अगर इसमें 5,000 जमा करेंगे तो निकाल क्या पाएंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया इसमें जा रही है गाँव में और उनको बता रही है कि भाई आपको पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे स्कीम के तहत सिर्फ 10% से लेकर के 30% डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एनपीए आप जमा कर लो, आपका हम पुराना वाला खाता बंद कर देंगे और नया खाता देंगे नए स्केल ऑफ फाइनेंस पे। उसमें 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं बिना एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के, और 2 लाख तक दिए जाते हैं लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के साथ, और 3 लाख तक दिए जाते हैं लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट प्लस मॉर्गेज। तो ये हम देंगे आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब, जिसका 1 एकड़ है उसको 1 लाख मिलेगा, जिसका 2 एकड़ है उसको 2 लाख मिलेगा, 2 एकड़ से ज़्यादा है तो उसको 3 लाख तक मिलेगा। और अभी बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि 5 लाख तक ये राशि इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ आपको उपलब्ध होगी। और झारखंड में विशेष प्रावधान है कि यहाँ पर किसानों को अब यही चीज़ हम बताते हैं, आप लोग आ जाओ पुराना बंद करो नया लो 0% पर। हाउ, आपको 1 साल के अंदर ये पूरे, जैसे मान लो 1 लाख रुपए आपने लिया केसीसी, इसमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1,07,000। एक दिन के लिए कम से कम आप 1,07,000 रुपया डाल दो, और जैसे ही ऐसा करेंगे अगले दिन से पुनः आप 1 लाख निकाल सकते हैं। ये 7,000 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ केंद्र सरकार डालेगी, 4% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ झारखंड सरकार डालेगी, आपको ये 1 लाख 0% पर उपलब्ध हो गया। ये हम लोग जा रहे हैं, हर एक दिन मेरे यहाँ 25 कैंप लग रहे हैं, और ये एसएलबीसी के माध्यम से हमने दूसरे बैंकों को भी बताया। वो लिया कितना है आपसे, बैंक से लिया कितना, जिसके एवज में उसको भी देना है? केसीसी चलाने के लिए सिर्फ नहीं देना है, आप कह रहे हैं कि पुराना खाता आप बंद करके नया खाता शुरू करेंगे, कह रहे हैं ना, तो आपके यहाँ से लिया कितना है? बताया ना कि एवरेज जो साइज है केसीसी का यहाँ झारखंड के अंदर में वो 50,000 है। हाँ। और 50,000 जो मूल राशि है वो ना, ले लिया है वो आपसे? दे दिया, सरकार ने दे दिया ना। अच्छा, सरकार ने दे दिया, जो 31/3/20 को स्टैंडर्ड थे उन्हें सरकार ने डाल दिया ऑलरेडी उनके अकाउंट में? हाँ, उनके अकाउंट में, लेकिन डाला 31/3/20 हजार में, जो 20 तो उसको 50,000 खबर हुई कि नहीं कि हमारे अकाउंट में ये 50,000 रुपए अब आए? वो मालूम है, सबको मालूम है, उन्होंने अप्लाई किया 1 रुपया दे करके। अच्छा। उसके बाद उन्हीं के अकाउंट, सारे के सारे 9 लाख से ज़्यादा अकाउंट थे एलिजिबल, उसमें से करीब 4,97,000 अकाउंट में पैसे आए 2,200 करोड़, और बैंक ऑफ इंडिया में आए 897 करोड़। अब ये सब हम लोग गाँव में जा करके उनको बता रहे, बाबू तुम्हारा किसान भाई बहन आपके पैसे तो आ गए, लेकिन ये मूल राशियाँ हैं, इसमें 3-4 साल के बाद आया 24 में, तो 4 साल में जो इंटरेस्ट लग गया है वो 15,000 से 50,000 है, ज़्यादातर 15,000 में हो जा रहा है। तो 15,000 का आप बैंक ऑफ इंडिया 90% से लेकर 70% तक माफ़ कर रही है आपको, यानी 1,500 से 4,500 लेकर आइए, बंद करिए पुराना, और अब नए सिरे से हम लोग। इसमें जो खतरा है कि आपने उसको बताया, अगर होता तो 50,000 का इस्तेमाल करता, आपने बताया नहीं, उसको इन्फॉर्म नहीं हुआ, 1 रुपये का फॉर्म तो डाल दिया, वो उसके अकाउंट में 50,000 आया कि नहीं आया वो उसको पता नहीं चला। इसलिए कि हम बता रहे हैं कि लिटरेसी रेट क्या है। अब आप उसको कह रहे हैं कि तुम 15,000 रुपया दो इस 50,000 रुपया को पाने के लिए, नहीं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं बताया। हम बता रहे हैं कि 31/3/20 को जिनके खाते में 50,000 रुपया स्टैंडर्ड है, ओके। यानी कि 50,000 रुपया उन्होंने ले करके यूज किया है खेती के लिए, यूज कर लिया, आउटस्टैंडिंग यूज कर लिया, आप तो कह रहे हैं हाँ। नहीं यूज कर लिया तभी तो सरकार उसमें पैसा डालेगी। अगर 50,000 का लिमिट बनता है, उसने कुछ निकाला नहीं तो सरकार डालेगी क्या? उसने 50,000 रुपये यूज किया है और सरकार ने डाल दिया, और सरकार डालने के बाद अगर 4 साल के बाद सरकार डालेगी, जो 31/3/20 में आउटस्टैंडिंग 50 था, तो ये तो 10-15,000 20,000 रुपये इंटरेस्ट लगेंगे ना 3-4 साल में, वो ओवरड्यू हो गया, सरकार तो वो नहीं डाली ना। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जाकर के FLC के तहत उनको बताएं कि किसान भाई बहन लोग, आपका इतना ड्यू है, अब इसको बंद करो। ये हमारे तरफ से एक स्कीम है बैंक ऑफ इंडिया का और सारे बैंक में, लेकिन हम लोग प्रोएक्टिवली हम लोग जा रहे हैं गाँव में और बता रहे हैं, और इसमें नाबार्ड ने हमको 75 लाख रुपए दिए हैं, आप ऐसी सभा करो
तो वो करके अभी हम लोग 0% पर दे रहे हैं। ये FLC का बहुत बड़ा हम लोग यूज कर रहे हैं। और दादाजी इस पर कमेंट है कोई आपका? सर मुझे बस ये कहना है कि सर की जो बातें हैं वो सोसाइटी के बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं। एट स्कूल हम क्या करते हैं, यही चीज़ व्हाट वी बिलीव कि स्कूल से अगर बच्चों का ये माइंडसेट डेवलप्ड रहेगा तो आगे चल के इतने क्वेश्चन मार्क्स उनके दिमाग में नहीं आएंगे कि पैसा आया तो अब उसका क्या होना है, इंटरेस्ट कैसे होना है। तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बचपन से ये चीज़ होना चाहिए। उसके लेवल का उस समय उसको नॉलेज देंगे, जैसे जैसे एज ग्रो करेगा वो चीज़ों को लेने लगेगा। बट इंडिया में यही है कि सारी शिक्षा दी जाती है लेकिन फिनेंस को मैनेज करने की शिक्षा नहीं दी जाती है। एंड अल्टीमेटली हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमारे यहाँ दी जाती थी 10-10 पैसे लोग बचाते थे। अब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है। यही युग जो बदला है उस युग का ही अपना प्रभाव है। दुनिया बदली है तो उसमें है कि जो है सो झोंक दो। क्रेडिट कार्ड लेकर के अपना जितना पैसा लगाना है लगाओ, तो उसमें मैनेज करने की गुंजाइश कम रहती है ना। तो ये गलत डायरेक्शन नए सिरे से ये संस्कार में शामिल करना है, आदत में शामिल करना है कि आप देखिए कि आप बैंक कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती जी सर, कोई फ्री में नहीं देता, एक के बदले एक का जो ऑफर है उसी में उसका सब छुपा हुआ है। तो ये समझदारी अगर नहीं बनती है, अब प्रचार हो रहा है कि भाई आप लूडो खेलिए, लूडो खेलने के बाद में इतना पैसा आप जीत लेंगे, तो उसको तो किसी को आकर्षण लगता है ना भाई कि इतना पैसा हम जीत लेंगे। और बच्चों को तो ज्यादा दूसरे के कई तरह के निवेश हैं, विभिन्न तरह के निवेश है, विभिन्न छोटी छोटी एजेंसियां, हम जहां बैठते हैं वहां पर इस तरह के केसेज आते हैं। विभिन्न छोटी छोटी एजेंसियां बहुत हेवी इंटरेस्ट पर लोन देती हैं, गाड़ी खिंचवा के मंगा लेती हैं, कोई पैसा नहीं देती हैं, कोई कागज़ नहीं देती हैं, और उसके बाद में केस भी कर देती हैं कि आपका ये क्या ना है, जो चेक है चेक बाउंस कर गया, बाउंस हो गया। अब इस तरह के लाखों केस इस देश के विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। और उसमें है कि चेक आपने कोई दिया तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको भुगतान करना है, सेटल करना है। इस सिचुएशन में हमें, और वहाँ ये बैंकिंग ये कहना फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा देनी है कि हमको एक तरफ से ऑफर है मुफ्त का मिलने का, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, ये खरीदिए और ये मुफ्त में मिल जाए। कहाँ से मिल जाएगा? दुनिया में तो कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। नहीं। हाँ सुनील जी, जो आपने कहा, मैंने शुरुआत भी इसी बात से किया था कि एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी का दायरा अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर शुरुआत करते हैं आप ही की बात से कि बढ़िया बात मनोज जी ने कही कि किसानों को उन्होंने समझाया कि उनका जो केसीसी है, केसीसी के बारे में क्या है नहीं है, इन्होंने समझाया। आप बताइए विस्तार दीजिए। तो अभी केसीसी के बारे में चूँकि मनोज जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, तो उसको अभी हम लोग अभी छोड़ करके दूसरे चीज़ पर बात करें। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि एक आपने बोला कि जो फाइनेंशियल नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं या कंपनीज कहते हैं, वो आपको फाइनेंस कर दिए, तो वो इसीलिए हम जो बोरोवर है ले लेते हैं या कस्टमर ले लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी आसानी से उपलब्ध है। उसमें बहुत सारा डिटेल नहीं देखा जाता है, कुछ हल्का फुल्का बैकग्राउंड देके उसने फाइनेंस कर दिया, ट्रक, कार, बस जो भी है, या जो भी लेना सामान वगैरह का भी फाइनेंस चलता है, उसमें पोस्ट डेटेड चेक ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही फाइनेंशियल उसके एवज में कोई उसको कागज देता है कि हमने दिया है, खाली चेक रखता है। हाँ, वो कागज भी वैसा विस्तार से नहीं रहता, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में तो कम से कम एक चीज है, कुछ भी न हो, जैसे हम लोग बताते हैं सारा डॉक्यूमेंट कि एक एग्रीमेंट लेटर बनता है, तो दिस इज मेजर फैक्टर। एग्रीमेंट लेटर में सारा कुछ डिटेल रहता है आपके लोन के बारे में, कि कौन लोन ले रहा है, कितना लोन ले रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कैसे रिसेट होगा, व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग चार्ज, कितने पीरियड में रिपेमेंट होगा, रिपेमेंट नहीं होने पर क्या पेनाल्टी लगेगा, एवरीथिंग इन डिटेल इज गिवन टू द कस्टमर। और हम लोग इंश्योर करते हैं, उसे एक्नॉलेज कराते हैं कस्टमर से उसके डुप्लीकेट में कि आपको यह मिला है, और कस्टमर को माना जाता है कि वो उसको पढ़ लिया होगा, हल्का फुल्का समझा भी देते हैं, समझा भी दिया जाता है और वो पढ़ भी लेता है। तो ये चीज प्राइवेट की गुंजाइश तो भुला जाएगी, इसलिए कि आप जो लिखते हैं इतने छोटे लेटर में लिखते हैं। नहीं छोटे लेटर नहीं पढ़ना मुश्किल है। ये इसमें हम थोड़ा सहमत है कि एग्रीमेंट लेटर जनरली 1 या 2 पेज का रहता है, वो काफ़ी विस्तार से रहता है। और हम लोग तो जरूर कहते हैं कस्टमर को कि इसको जरूर से ध्यान से भी पढ़िएगा, और कुछ आपके पास न भी रहे, लोन के अंत तक इस एग्रीमेंट पेपर को आप जरूर रखिएगा, यही आपका आधार बनेगा, कानूनी आधार भी है उसका। तो ये चीज़, यही एक उसका अहम मुद्दा है जो कि प्राइवेट फाइनेंस में नहीं होता है। वो नहीं दे पाया, उसका चेक अगर बाउंस कर गया तो उसके पास क्लेम बन जाता है, फिर वो गाड़ी को खींच लिया। लेकिन वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो उसमें एक हिडन कॉस्ट की बात आती है, जो हिडन कॉस्ट हम लोग कहते हैं कि उसका क्या प्रोसेसिंग चार्ज लेगा, नॉन पेमेंट में, डिलेड पेमेंट में क्या चार्जेस लेगा उसका,
का कितने रिपेमेंट का फेलियर के बाद में उसका राइट बन जाएगा, ये सब सारा चीज़ उसको नहीं जानकारी रहता है कस्टमर को। तो उसी जानकारी के अभाव में फिर वो लोग पिसता रहता है एक इजी लोन के चक्कर में, या पर्सनल उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी तो राष्ट्रीयकृत बैंक में जो आप लोग सहायक रखते हैं जी, जो लोगों को ये काउंसलिंग करते हैं, जी। उन सहायकों को तो ये मालूम रहता है लोन लेने के पहले ना कि हाँ ये बताना है हमको, नहीं तो बैंक फॉर्म में भी वही भरवाते हैं। हाँ, आमतौर पर बैंक हम लोग भी में जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए तो वही फॉर्म भरवाते, सारा काम वही करते हैं, वही करते हैं, ठीक है। बाद में सिग्नेचर पड़ता अफसर का। अभी तो स्थिति ये है कि ब्रांचेस खुले, हाँ, जो कि विस्तार हुआ बैंकिंग का बहुत, लेकिन स्टाफ है एगो दोगो, एगो फील्ड में है तो एक ही आदमी काम कर रहा है, उसी से सारा कुछ चलना है। सर इसमें एक अहम चीज़ आप मतलब छोड़ दे रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन। अभी कंप्यूटर एज है, हाँ, ठीक है। तो कंप्यूटर एज में हमको उतना का जरूरत नहीं हाँ। स्टाफ का। स्टाफ को हम लोग यूज़ करते हैं दूसरे तरीका से। तो जो आपका पहले डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था या जो प्रोसेसिंग का पार्ट था, वो करीब करीब टेक ओवर हो चुका है कंप्यूटर डिजिटल मोड में, मोबाइल है पर चला ना, गया। मोबाइल पर चला गया। यहाँ तक कि ऐप भी आ गया, हमारा भी SBI का यूनो ऐप है, जिसमें कि आप उसी पर जाकर भी आप कोई भी कार लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, एटसेट्रा बैंक आने की जरूरत नहीं, हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ। तो ये चीज़ जो है वो आपको डिजिटल मोड में चला गया, लेकिन इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं हुआ है। आप चाहे तो उसको खोल के भी देख सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा मांग सकते हैं। यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू द बैंक, बैंक इज ऑलवेज एक्सेसिबल। लेकिन अगर वाइडर रेंज में बात करें, जैसे कि प्राइवेट फाइनेंस की बात की है, या इवन नहीं, जैसे हम तो कि बात करें दोनों के लिए, जी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बात करें, प्राइवेट की बात प्राइवेट, करें, जी। इसलिए लिटरेसी सबके लिए है। लिटरेसी सारे के लिए है। हाँ। जैसे कि अभी एक बात आई थी शुरू में कि अभी बहुत सारा ऐप आ गया है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट का, कि बहुत तरह का ऐप्स आता है जिसमें कि आप शेयर में लगा सकते हैं। अब आंकड़ा आ रहा है कि जो पिछले 20 सालों में जो ग्रोथ हुआ है, एक रियल एस्टेट में हुआ, दूसरा शेयर में हुआ है। आप लोग भी शायद देखे होंगे, अभी न्यूज़ में सर्कुलेट कर रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी, चूँकि अर्निंग बढ़ गया है, अभी जो एक वर्ग का आय बढ़ गया है जो कि सरप्लस है, और वो जो है चार्म्ड हो जाते हैं शेयर बाजार का ग्रोथ पर, और उसके बाद वो अनाप शनाप एडवाइस से उस पर लगा देते हैं, उसका इम्प्लीकेशन नहीं जानते हैं, और फिर जब वो घाटा लगना शुरू होता है तब पता चलता है कि भाई हमने जो सलाह लिया वो सलाहकार ही गलत था, या सलाहकार गायब हो गया। तो ये बहुत अहम चीज़ है नहीं तो फाइनेंशियल। सलाहकार को कहाँ खोजें हम? कहाँ सलाहकार- खोजेंगे? नहीं, वो तो सारा सर्टिफिकेट उसका online। कैसे देखें कि बताओ तुम सही सलाहकार हो कि नहीं? इसमें क्या है जी। कि आपने जो बात की, हाँ। राष्ट्रीयकृत बैंक हो या दूसरा प्राइवेट बैंक हो, जी। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NBFC जैसा कि बात किया था आपने, तो वो रेगुलेटेड है RBI के द्वारा, और वो चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ऐसा है कि गाँव में छोटे छोटे स्मॉल बोरोवर्स को वो लोन देते हैं अंडर RBI स्मॉल बोरोवर्स पॉलिसी, और उसमें जिनकी आमदनी 3 लाख तक है उनको 50-60 हज़ार का लोन 24% से लेके 29% तक देती है, क्योंकि उनके पास फील्ड में इतने सारे लोगों को रखना पड़ता है ताकि वो उनको बता सके, अवेयर कर सके कि ये 60 हज़ार लेना है, कैसे यूज करना है, कैसे कैश फ्लो आएगा और कैसे आपको चुका देना है, ताकि आप वित्तीय रूप से सामर्थ्य हो सके। और ये मेनली जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होती है वो वुमेन्स का बनाया जाता है, ठीक है सर। और उसी में स्व सहायता समूह से जोड़ा है, हाँ? स्व सहायता समूह से जोड़ा है क्या? नहीं नहीं, ये NBFC जो अच्छा, है NBFC वो JLG बना करके देती है, नाबार्ड का एक स्कीम है। और SHG जो है वो NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वो केंद्र सरकार चलाती है, और यहाँ पे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इसके तहत झारखंड में दोनों दो बातें हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि इन महिलाओं को का सशक्तिकरण हो, क्योंकि परिवार में अगर महिलाओं का आर्थिक उत्थान होता है तो पूरा परिवार बनता है। इसके लिए आपको झारखंड में मैं आंकड़ा दे दूं कि अभी तक कुल मिलाकर 4,70,00,000 रुपए, 4.70 लाख SHGs बन चुके हैं, और इसमें से करीब करीब 70 से 80% SHGs का क्रेडिट लिंकेज भी हो गया है। तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और NPA भी इसमें बहुत ही कम है, 1% से कम। तो बहुत अच्छा काम इसमें चल रहा है, और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आपने पूछा कि वो जनरली निरक्षर हैं, तो निरक्षर हैं लेकिन इतने ईमानदार और मेहनती, और RCT जो चल रहा है 15 के 15 जिलों में, उसमें मैं कल ही था यहाँ बोकारो में,
तो मैंने देखा है कि बावजूद कि वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन चीज़ों को बखूबी समझते हैं, क्योंकि परिस्थितियों ने उनको ऐसा बना दिया है। तो एसएचजी पर भी बढ़िया काम चल रहा है, केसीसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था कि इनमें एनबीएफसी, उसके अलावा अनरेगुलेटेड जो है वो क्या है कि ऑनलाइन आपको पॉपअप आ जाएगा जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, पॉपअप आएगा, इफ़ यू नीड इतना रुपया आपको तुरंत मिलेगा। ये बैंकों के द्वारा भी आता है, जैसा कि साहब ने बताया कि अभी 50,000 60,000 अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी वो लोग फिक्स करते हैं और वो आपको 2 से 3 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये ओटीपी बेस्ड है। तो जहाँ तक नेशनलाइज्ड या पीयर प्राइवेट बैंक्स की बात है वहाँ कोई जोखिम नहीं है, लेकिन बहुत सारे अनरेगुलेटेड ऐप हैं जो कि आपको जिसमें किसी आरबीआई का कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, वो आता है और आपको, जैसा कि साहब ने बताया कि आप चूंकि अभी बहुत सारे एवेन्यू चैनल्स खुले हैं इन्वेस्टमेंट के, तो बचत में कम हो गया परसेंटेज, आपने भी बताया बचत में कम हो गया, क्योंकि वहाँ बचत में जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है और जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ से रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें आपके पास जितने सरप्लस थे आपने लगा दिए, फिर आपको लग रहा है कि अभी मार्केट नीचे आ गया और आगे लगा दे, तो रात में 12 बजे जब आप लैपटॉप कर रहे हैं तो एक पॉपअप आएगा कि आपको हम आपके सामर्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपए देते हैं। ये अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज जो हैं वो मॉरिशियस और बहुत सारे इस तरह पनामा देशों से होते हैं और चाइना का ये सब ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है, आप लोभ में आ गए, आपने स्वीकार कर लिया, ओटीपी आया, ओटीपी के माध्यम से सारे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसमें सारे कंडीशंस लिखे होते हैं और एक बार ख़राब होता है तो आपसे पैसे लेने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। एक थोड़ा सा हम इसमें जोड़ेंगे, स्व सहायता समूह के बारे में जो बात की ना, सचमुच में पढ़ाई लिखाई ने आदमी को बेईमान बनाया है। जो इलिटरेट है आज भी हमारे तुलना में ज़्यादा ईमानदार हैं और ज़्यादा वो पाप और पुण्य से देखते हैं कि हम अगर बैंक का नहीं चुकाएंगे तो हमको अगले जन्म में जो है उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ ये गुंजाइश है, लेकिन उनको लिटरेट बनाने में करीब हमको लगता है 30 से 40 साल लगे होंगे। यशवंत सिन्हा के पीरियड में ये स्कीम आया था। यशवंत सिन्हा से लेकर के अब तक कितना पानी गुजर चुका है कि गंगा में, वो हम लोग देख चुके हैं। तो उस स्थिति में भी उनको ये बताना है कि आप जो, जैसे आपने एसएचजी में बहुत सारे लोग बताने वाले ग्रुप भी आ गए हैं, जो उनका डायरेक्टर है वो भी बताता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे लौटाना है, इसकी गारंटी है। वहाँ तक इलिटरेट महिलाओं को हमने देखा लिख नहीं सकती हैं, लेकिन पूरे जुबान पर जो 50,000 रुपया आया है, किसको कितना गया और कितना बैंक को चुकाया, ये फटाफट 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 बोल देती है। वो चीज़ है हमारे यहाँ, लेकिन वो कितना दिन बचा रहेगा ये हम नहीं जानते। दूसरे की हम तो लोन माफ़ करते हैं ना, कम माफ़ हो जाएगा, इस गारंटी में हम रह जाते हैं कि भाई हमारा लोन माफ़ होने वाला है। खास करके किसान लोन, कृषि लोन जो है उस गारंटी में हम रह जाते हैं, कल को तो माफ़ हो जाएगा। उस माफ़ होने के चक्कर में हमारा बढ़ता रहता है, सूद बढ़ता रहता है। तो यह भी हमको बताना है किसान को ना भाई कि हम जो ले रहे हैं, हम जो पैसा ले रहे हैं, उसमें बहुत बार ऐसा भी प्रश्न आता है बड़ा इंटरेस्टिंग कि जरा मेरा अकाउंट खाता देख के पता है कि ऋण माफ़ हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो ये भी हम लोगों ने देखा है बैंकिंग कैरियर में कि ये भी बहुत सा प्रश्न आता है कि माफ़ हुआ कि नहीं। अभी तो पेपर में छपा था, फिर चुकाने के लिए बोला जाता है तो कहता है कि नहीं सरकार ने अनाउंस किया कि इसको माफ़ कर देगा। अब सरकार, जैसे सर बता रहे कि 50,000 स्टैंडर्ड एसेट 2020 तक, तो अगर 2020 तक नहीं रहा, लेकिन उसको तो उम्मीद बन बढ़ रहा, क्योंकि पेपर में उतना डिटेल में नहीं दिया, उसने सिर्फ माफ़ी का सुन दिया। तो ये सब भी एक उसका दायरा में आता है कि उसका जानकारी का अभाव। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा उसमें हम जोड़ेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई अहम है, हम मानते हैं, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ाई से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। अगर उससे उद्यमिता है, बहुत से अभी भी क्षेत्र में आप देखिए कि उद्यमिता है तो बहुत कम पढ़े लिखे वर्ग भी एक अपने क्षेत्र में सफल रोजगार में जुड़े हुए हैं या अपना सफल उद्यमी हो चुके हैं। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि मंशा उनका सही होना चाहिए और उद्यमिता होना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ है तो फिर सारा चीज़ फिर आपके लिए सामने समझिए कि एक प्लेट में रख के आ जाएगा। जानकारी भी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, वो भी आपके पास आएगा, स्वतः आएगा। नहीं, हाँ, और दादाजी कुछ कह रही थी। हम गांधी जी को लिंक करते हैं, मुश्किल से 10 पैसे का हिसाब नहीं देने के लिए कस्तूरबा जी 10 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, कस्तूरबा जी ने 10 पैसे बचा लिए होंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। इन पब्लिक मनी है,
और पब्लिक मनी जहाँ से हमको आता है उसका हिसाब देना है। मतलब उससे जो मैसेज जाता है वो मैसेज ये जाता है कि हम कहीं से जो पैसा लेते हैं उस पैसे को हमको चुकाना है और बताना है कि हमने इतना पैसा लिया तो आज के बदले में हम चुका रहे हैं या हमने ये खर्च किया। यहाँ तो है कि भाई माफ़ होने की गारंटी है, दूसरे की हम मान के चलते हैं, कानून यह मान के चलता है कि आपने फॉर्म पर सिग्नेचर किया, चेक पर सिग्नेचर किया तो आप उसके लिए जवाबदेह हैं और सारे कानून टूटता है तो आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे, आपको दंड मिलेगा। उस सिचुएशन में हम अपने कस्टमर को, जो बैंक्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी जितनी भर है कम से कम कि उनके बैंकिंग के लिए उनकी साक्षरता हो, कि वहाँ पर जो इस आस में रह जाते हैं कि सरकार कभी आएगी तो फिर माफ़ कर देगी और हमारे अकाउंट में फिर पैसा चला जाएगा, उतना भर करें। दूसरे लोगों को भी हम ये चीज़ें बताएं। और दूसरा जो वित्तीय साक्षरता की बात है, वो साक्षरता अभी निवेश का जो आप बता रहे थे ना, निवेश वाला सबसे बड़ा झंझट का काम है। और निजी बैंक जो अनरेगुलेटेड हैं वो जिस ढंग से आ रहे हैं, जिस ढंग से लूट रहे हैं और जिस ढंग से लोग फंस रहे हैं, हब है हमारा झारखंड साइबर क्राइम का। लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है 25 सालों में, बहुत बढ़ी है लिटरेसी। अलग मुद्दा हो गया साइबर क्राइम, उस पर हम नहीं बात करें, उस पर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट। हम कैसे फंसते हैं हर जगह, तो हम अपनी गैर जानकारी के अभाव में या लालची में दो ही जगह से फंसते हैं, या तो गैर जानकारी। भय भी एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, मंत्रीगण और बहुत पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं डिजिटल अरेस्ट उसमें। हाँ, भय भी एक है कि जब उनको बोला जाता है कि आपके बेटे के बैग में अभी कुछ दिन पहले जब वो एयरपोर्ट में उतरा था तो उसके बैग में ड्रग्स मिले हैं, आपका आधार कार्ड का अनुचित उपयोग हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके से आपने गलत काम किया हुआ है, चाहे आप बड़े अधिकारी हों, बड़े व्यवसायी हों या बड़े इंटेलेक्चुअल्स हों, अगर कोई गलत काम किया वो तुरंत उनको आता है कि अरे यार ये तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे सारे प्रेस्टीज चले जाएंगे। और ये डर में उनको लग जाता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और उसके कारण से ये जो अभी डिजिटल अरेस्ट वाली बात है उसके झांसे में आ जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। और एक एक महिलाओं के बारे में, चूँकि हम बैंक में हैं, हमें पता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे जॉब में हैं, लेकिन 50 लाख 60 लाख रुपए उनसे चले गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है, कहीं वो चर्चा नहीं करते हैं। और अगर इसमें कोई भी डिजिटल अरेस्ट में या किसी तरह के साइबर क्राइम में फंसता है तो सबसे पहला काम है 1930 1930 में इमीडिएटली कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे आपके अकाउंट से जो पैसा डेबिट हुआ है और जिस डेस्टिनेशन बैंक में पहुंचने वाला है, इमीडिएटली एवरी बैंकिंग system has been networked in such a way that immediately that money is that account is frozen and your money is safe. And secondly इसमें www.cybercrime.co.in इसमें अगर आप लिख देते हैं, दोनों में से, दोनों विकल्प में से कोई एक करते हैं, आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हो भी गया आपकी गलती, आपने ओटीपी दे दिया, आपका पैसा निकल गया, इमीडिएटली आप अपने कंसर्न्ड बैंक को, ब्रांच को इमीडिएटली बताइए। एक लिमिट तक ये इंश्योरेंस होता है और बैंक इंश्योरेंस क्लेम करके आपका पैसा वापस लौटा देती है। नहीं, ये तो हो गया, तो ये साइबर क्राइम पर हम लोग कभी करेंगे। एक होता है कि आपके एटीएम से ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं इस तरह की, कि ले लिया कि हम आपका पैसा निकाल दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है ना, लाइए चाचा हम कर देते, लिए भैया हम कर देते हैं, या उसमें कुछ रखे हुए जिससे कि उसका ये ले लिया, क्लोन बना लिया, क्लोन बना करके उसका इस्तेमाल कर लिया। क्लोन वाली बातें पुरानी हो गई, जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें डिजिटली सर बताया कितना हो, नहीं उसमें एक चीज ऐड भी करेंगे। अब तो ऐप बेस्ट भी आ गया कि आप चाहें तो ओटीपी जनरेट करके विदाउट यूजिंग योर डेबिट कार्ड यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। तो कार्ड का तो यूजिंग मैंने कम करने का प्रयास किया, उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाता है, मैसेज भी बराबर जाते रहता है कि विदाउट यूजिंग योर कार्ड यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। और उसके अलावा भी मतलब जैसे हुआ कि इस पर काफ़ी मैं इसको थोड़ा सा बताइए क्या है ये अभी जो बता रहे हैं आप, विदाउट यूजिंग योर कार्ड। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ऐप में जाएंगे, जैसे हमने जिक्र किया यूनो ऐप, उसी में आता है, उसमें यूनो पे करके आता है, यूनो कैश करके आता है। यूनो कैश में अगर क्लिक करेंगे
तो फिर आप अमाउंट डालेंगे और नियर बाई एटीएम्स आपका दिखलाएगा जिस लोकेशन से, उस एटीएम का आप एड्रेस देंगे तो फिर वो एक ओटीपी जनरेट कर देगा आपको। उस ओटीपी के आधार पर वहाँ पर भी ऑप्शन आता है एटीएम में कि कार्ड के बगैर आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आएगा आपको, फिर उसमें वो ओटीपी एंड अदर डिटेल्स मांगेगा, वो आपने डाल दिया और अमाउंट आपने उसमें डाला हुआ है, वो अमाउंट आपको डिस्पेंस कर देगा। डिस्पेंस करेगा कि आपके ये क्या नाम है मोबाइल के खाते में आ जाएगा, जिसे जो खाता नहीं, कैश नहीं, कैश कैश में जाना है। योनो अच्छा, कैश। आप जाइए एटीएम के सामने जाइए, खड़े हो जाइए, आप यूज करिए, जैसा कि उन्होंने योनो बोला, सभी बैंक के ऐप हैं, और उसको यूज करने के बाद विदाउट इंसर्टिंग द कार्ड insert करने इनटू के द एटीएम, आप इसको यहाँ से ऐप के थ्रू एक ओटीपी आता है, ओटीपी को रिस्पॉन्ड करेंगे, मनी विल कम आउट। प्रॉब्लम ये है आजकल जो सबसे लेटेस्ट है एटीएम में कि कैसे उसमें होता है, उसमें क्या होता है कि जहाँ से पैसा निकलता है, इस क्षेत्र से पैसा निकलने वाला है, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, एक वहाँ पे कुछ लगा दिया और बाहर में 2-3 लोग खड़े रहते हैं। और जनरली जिनको ये सब अवेयरनेस नहीं है, जनरली लोग जाएगा, कार्ड लगाएगा, पैसा निकालने के लिए कार्ड लगाया, सारा कुछ डाला, पैसा वहाँ से चला और वहाँ निकलने वाली जगह में अटक गया। ब्लॉकेज। उसके बाद आप थोड़ा देर इधर उधर करेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो वो लोग जो 2 लोग हैं अंदर में आएंगे, वो दरवाज़ा खोलते हैं, उसको हटाते हैं, पैसा आता है, लेकर के चले जाते हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट मैनिपुलेशन इन एटीएम बीइंग डन। और दादाजी एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में इस तरह केसेस बच्चे लेकर के आए हैं क्या, कि उनके एटीएम से फ्रॉड हुआ या इस तरह से कुछ हुआ? सर बच्चे तो नहीं लेके आए हैं, बट फ़ी कलेक्शन में हमारे पास ऐसा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि जैसे पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं, कभी कभी स्टक हो गया, पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं। ये हमें ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक अवेयरनेस इसको लेके कहें या पेरेंट्स के बीच में उनको लगता है मेरा पैसा चला गया, तो उनको एक्सप्लेन करना कि ये पैसा आपको आ जाएगा। अगर वो हम बैंक स्टेटमेंट से देख के बता देते हैं कि हमारे बैंक में ये अमाउंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो यू वेट, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये कई amount। बार होता है मोबाइल से जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें पैसा आने का जो मैसेज होता है वो भी बैंक से नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है आपके जमा करने के बाद। लगभग सभी बैंक्स की स्थिति ये है, कुछ बैंक्स जो है उसे आता है, कुछ से नहीं आता है, और पता नहीं चलता है कि हमने जो पैसा भेजा या हमने जो पैसा निकाला वो कहाँ है। अगर हमने हाथ में ले लिया तो ठीक है, पता चल गया कि हाँ भाई हम निकाल लिया, पैसा हमारे पॉकेट में है, लेकिन नहीं निकलता है तो पैसा कहाँ, ये एक असमंजस की स्थिति होती है। इसको थोड़ा सा ये बताइए सुनील जी। नहीं, वो तो हम पहले भी बोले थे कि चूंकि ऐप बेस्ट हो गया ना, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, आपका पैसा आया। सब लोगों के लिए नहीं न है, आप बता रहे हैं जो लिटरेट लोग हैं, जिन लोग ऐप रखे हुए हैं अपने बैंक में, वो तो मुश्किल से 30 से 40% होंगे, बाकी 60% तो ऐसे ही चल रहा है कि अपना कार्ड डालता है, कार्ड डाल के निकालता है। आप जो जागरूकता की बात की है, तो वैसी जागरूकता करने की जागरूकता अब हम लोग क्रिएट करते हैं। जो भी कस्टमर आता है तो फर्स्ट वी ट्राई टू ऑन बोर्ड हिम टू द ऐप कि भाई आप इसको यूज कीजिए, इसमें ये बेनिफिट्स है, बेसिक बेनिफिट, ये तो बड़ा बेसिक बेनिफिट्स है कि आप अकाउंट का एक जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं वो ग्रामीण पर फोकस करना चाहते हैं। जो ग्रामीण हमारे कस्टमर हैं, जो बैंकिंग करती हैं, वित्तीय साक्षरता की वीडियो, तो उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है, उनको थोड़ा विस्तार से चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। तो उसमें एक तो जैसे इन्होंने केसीसी के बारे में समझाया, उसी तरह से और जो साक्षर ये है पॉइंट्स है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। तो जैसे कि कार्ड एटीएम तो लगभग सबके पास है, एटीएम कार्ड उसका है ना। अपग्रेडेशन भी होता अब तो आपका ये जाता है क्या नाम है, वो स्टाफ जाता है लेकर के और 5,000 10,000 रुपया निकाल के वहीं देता है उनके वो के आधार वो पर। होता है CSP कहते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट जिसको कहते हैं, कि वो हमारा बैंक का ही एक समझ लीजिए कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। वो जहाँ पर जैसे कहते हैं कि ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग, तो अगर वहाँ पर बैंक नहीं बना पाए तो वो CSP के माध्यम से हम लोग उसको कितना भरोसेमंद है वो? नहीं, वो पूरा भरोसेमंद है, उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। वो पैसा अगर आपसे कलेक्ट कर रहा है तो वो बैंक में ही जाएगा आपके खाते में, अगर और वो अथराइज्ड भी है टू सर्टन लिमिट कि वो कैश भी उसको डिस्पेंस कर देगा आपका। मैंने कैश दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। कैश दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। लोन अकाउंट में भी पैसा अगर उसका देना चाहे तो वो दे देगा, वो डिपॉजिट कर देगा। तो वो ऑलमोस्ट माने इक्वली रिलायबल, एज गुड एज बैंकिंग सिस्टम। और फिर वो बात सही है कि अगर टाइम टू टाइम अगर वो बैंक में जाए, अपना अपडेशन करा ले। लेकिन जहाँ तक भरोसे की बात है
तो बहुत रेयर है, ऐसा है, हम नहीं कह सकते हैं टू एयर इज ह्यूमन, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे कुछ सिस्टम सही है, बल्कि ऐसा भी केसेस हुआ है कि सीएसपी से भी लूटपाट हो चुका है, लेकिन वो उसकी गलती नहीं थी। लेकिन बाय एंड ATM में लोग उठा के ले जाते हैं, अब उसका क्या करें? ATM ही ATM काट के लोग ले उठा के गया। जाते हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर हम कहें कि 99% प्लस भी कहेंगे तो भी सीएसपी आर वेरी मच रिलायबल और एक बहुत अच्छा जरिया है हमारे एक्सेस के लिए। लोन लेना हो तब भी उनसे अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, हमको लोन ये के लिए अगर लेना है तो फॉर्म वगैरह दे देगा, आपको बता देगा डिटेल से, और फिर उसके बाद वो बैंक में जमा भी कर देगा उसको, फिर तो लोन का अमाउंट तो आपके अकाउंट में जाएगा, इसलिए उसका नहीं, वो रोल ठीक वहीं है, पे- जी। कम से कम बता तो देगा कि हाँ, हाँ भाई हाँ, आपका बता लोन देगा। सैंक्शन वो हुआ सारा नहीं हुआ, क्या equipped है रहता नहीं है, उसको। तो उसको कोई फीस देनी है या बैंक को फीस देनी है? नहीं, बैंक उसको कमीशन बेस्ड रहता है वो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो जी। तो जो आजकल हम लोग वित्तीय साक्षरता, जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो सबसे पहला तो यही है कि उनका जब अकाउंट में पैसा आ रहा है तब उनको वित्तीय समावेशन के तहत दूसरा जो पक्ष है जिसमें कि उनको फाइनेंस भी किया जाए, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं और इसमें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें कि उनको बेनिफिट मिलता है। ये बात हम लोग बैंकों के मार्फत से गांव-गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहला तो केसीसी हो गया, 0%। थोड़ा सा हम एक चीज आप आगे बढ़ाइएगा उसको, जैसे मैया योजना है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है उसका सीधे बैंक में आ जाता है उसके, तो उसको तो पता चलता होगा ना कि हाँ भाई हमारे पास पैसा आया कि नहीं आया। मैसेज भी जाता है। टेलीफोन जो है उससे पता चलता होगा, जो भी डब्बा फोन हो या ये फोन हो, दोनों में कोई फोन हो उससे पता चलता होगा उसको, या ये भी हो सकता है कि उसको नहीं पता चलता। अगर उनका मोबाइल नंबर उसके उस साथ अकाउंट में सीड किया हुआ है और आधार कार्ड भी सीड किया हुआ है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आधार कार्ड सीड होने के कारण से होता है। और चूंकि आधार कार्ड और मोबाइल जो उस सिस्टम में है वो एक दूसरे से संयुक्त हैं तो उनके पास मैसेज जाता है। जो अपने अकाउंट में ऐसा नहीं कराए हैं, सिर्फ आधार कार्ड है, उनको तो करा वहाँ लेना नहीं चाहिए। होगा, वहाँ उनको करा लेना चाहिए। करा लेना चाहिए। जी, आप आगे मैं बोल रहा था कि हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ पहला तो केसीसी की सुविधा उनको देने की कोशिश कर रहे हैं 0% पे। दूसरा हम लोग एसएचजी में दे रहे हैं उनको, और हमने आपको बताया कि 80% करीब मोर देन 4 लाख एसएचजीज को क्रेडिट लिंकेज किए जा चुके हैं। पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड लिंकेज में 6 लाख दिए जा रहे थे 10 से 15 के जो एसएचजी ग्रुप्स हैं। अभी क्या है कि ये बढ़ करके हम लोग 10 लाख 20 लाख तक उसको कर दिए हैं। और दूसरी बात, एनआरएलएम के तहत ही जो महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है और जो एसएचजीज अच्छे चल रहे हैं उसमें उन महिलाओं के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हर घर लखपति, हर दीदी लखपति के आधार पर उनको 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है और इसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए क्या उसकी क्राइटेरिया क्या है? कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जो एसएचजीज 2 साल तक अच्छे से वो अकाउंट चल रहा है उसमें जो महिलाएं हैं उनको अगर वो कोई अलग से काम कर रही हैं या उनके परिवार में कोई बिजनेस है तो उसमें 10 लाख तक बिना इंडिविजुअल या समूह को, इंडिविजुअल या समूह को, इंडिविजुअल को, समूह को तो एक मिल गया ना 10 लाख, समूह को तो मिल गया। हम ये और कह रहे हैं कि उसके आप जो 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल को दीजिएगा, उस ग्रुप को दीजिएगा। इंडिविजुअल अगर उसमें से कोई इंडिविजुअल निकल के आती हैं कि भाई हमको तो मिल गया लेकिन हम यहाँ पे कोई ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो हम उनको 10 लाख तक बिना किसी कोलेटरल के देते हैं। तो ये बात भी बहुत आगे बढ़ चुकी है और अच्छे खासी महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं। तीसरा जो हम लोग जा रहे हैं, ये थोड़ा सा और बताइए, ये जो दीदी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम जो बता रहे हैं, उसके आपके यहाँ क्या छवि है, उस क्या रिटर्न? हमारे यहाँ देखिए, जब मैं 2022 दिसंबर में मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तब 10 लाख तक जो एसएचजीज को था उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट थे। आज के समय में केवल बैंक ऑफ इंडिया का डाटा हमको मालूम है ये 2000 तक पहुँच गया है और जो 40 लाख तक हम लोगों ने 20 से ऊपर, उसका रिटर्न क्या है? रोज लौटा कितना रही है पैसा लौटा रही हैं, कहीं कोई एनपीए नहीं है, बहुत अच्छे से चला रही हैं और अच्छे से पैसा लौट रहा है। यानी कि हम समूह के माध्यम से भी महिलाओं को
वित्तीय एम्पावरमेंट कर रहे हैं। और क्या आप साथ- एक चीज़ और बता ही दीजिए, सिविल अगर ठीक रहेगा तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सिविल अगर ठीक है तो उनको लोन मिलेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग अपना सिविल ठीक रखिए, क्योंकि आपका तो आपको वित्तीय सहायता तो मिलती ही है। कल को जब आपके बच्चे किसान भी बनना चाहेंगे तो मॉडर्न किसान बनना चाहेंगे, ताकि वो बाजार में compete कर सके। तो उनको पढ़ाने के लिए, या कोई बच्चा इतना लायक हो गया कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या साइंटिस्ट बनाना है, तो कल को आपको कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें आप ही को बोरोवर बनेंगे। और आपका सिविल खराब तो बच्चे का भविष्य अंधकार में। ये भी कह करके हम लोग NPA रिकवर कर रहे हैं। और एक योजना है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट यूनिट। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं गांव-गांव में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड एंड एग्रो, जैसे अचार, पापड़, दाल, बड़ी, ये सब चीज़ें बनाती हैं। अब इसमें इन लोगों को 10 लाख रुपए की सब्सिडी पर 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध है। ग्रुप को, इंडिविजुअल को? नहीं, इंडिविजुअल को। इसमें हम लोग बताते हैं, क्योंकि यहाँ FPO और FPC का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। नहीं तो उसमें तो 3 करोड़ तक की सब्सिडी है, 35% या 3 करोड़, और उसमें कोई कैप नहीं है कितना लोन मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें झारखंड में चल नहीं रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं। कभी आपको लगे कि इस पर बात करनी हो तो सिलसिलेवार में बात कर सकता हूं कि क्या क्या है जो दूसरे राज्य में हो रहा है। यहाँ होने लायक बहुत सारी बातें हम आगे बात करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं, अभी तो बात कर लिटरेसी के बारे में। लिटरेसी होगी, लिटरेसी जानेगा में ये बात हम तभी, लोग साक्षरता होगी तभी तो वो लेगा ना आप यहाँ से। सर के बात में एक चीज़ और भी ऐड कराएंगे। सिविल का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी, उस पर भी असर पड़ता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो आपको एडवांटेज मिलता है। अगर सिविल स्कोर सर्टन पॉइंट से ज़्यादा रहेगा तो उसका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी रहता है। ये भी एक एडवांटेज है। सर एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी। यहाँ सब फीमेल विमेन की बात हो रही है, तो हम लोग के कंट्री में अभी तक जो फाइनेंस हैंडल करने वाला जो साइड है, दैट इज़ द मेल। ठीक है, विमेन कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, दे आर हैंडलिंग द मनी, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, टैक्स की बात आती है, तो वो कहाँ सरेंडर कर जाती हैं? अपने हस्बैंड्स पे। और अगर ये इतना स्कीम्स भी चल रहा है तो इसमें से मैंने जितना नोटिस किया है कि मेल्स हैं जो पीछे से उसको करवाते हैं, विमेन तो सामने हैं। आप ऐसे इट्स जनरल, आप विमेन जो पंचायत भी विमेन सीट रिजर्व किया गया है। और मैं घूम के देखी कई जगह, मैं स्कूल का मुखियापति कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में मैं गई, यस मुखियापति, तो द लेडी वाज नॉट देयर और उनके हस्बैंड मुखिया बैठे हुए थे। वो तो ही वाज नॉट द मुखिया। आई सेड मुझे मुखिया से मिलना है, तो वो तो घर में बेबी है, ऐसे वैसे। तो वही चीज़ है। तो इसमें कहीं ना कहीं विमेन को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आपको डरना नहीं इस चीज़ से। जब कमा आप रही हैं या आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं, तो इस रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड थिंग्स आर वेरी स्मूथ। आपको जानकारी होनी चाहिए कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। डिजिटल इंफॉर्मेशन का सर ने बात किया, तो येस डिजिटल एप्स हैं, गूगल सर्च है, बस आपको ऑथेंटिक साइट पे जाकर के जानकारी लेना है। ऑथेंटिक है, हर चीज़ कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि इतना पैसा डाला तो इसका रिटर्न 2 साल के बाद मुझे कितना आएगा। बट ये जागरूकता, ये अवेयरनेस, दिस इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसमें सर मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि CBSE भी फाइनेंशियल लिटरेसी पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखवाता है, जिसमें CBSE के रिसोर्स पर्सन को मटेरियल दिया गया है। वो आके टीचर्स के बीच में ये सेशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है टीचर्स से बच्चों तक जाएगा, बच्चों से उनके फैमिलीज तक भी जाएगा। एंड मेनी अ टाइम्स बैंक्स भी आते हैं, अप्रोच करते हैं, स्कूल में टीचर्स का लेते हैं, स्टूडेंट्स, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का भी ऐसा सेशन लिया जाता है। तो इस तरह से हमको विमेन को भी एम्पावर फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स में करना ज़रूरी है कि जब कमा सकती हो तो उसको रिसोर्स को मैनेज भी कर सकती हो। तो ये कहीं ना कहीं इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। उसमें ये करेंगे, जोड़ देंगे कि ये स्थिति 25 सालों में कम हुई है। अब महिला मुखिया जो है सामने आ रही है। पति दूसरी बात कि उसको पति के साथ रहना तो है ना, बिल्कुल। तो पति से लड़ करके तो आगे बढ़ के नहीं कर सकती है। इसलिए कि पति को बहुत कम समय लगता है, ठीक है तुम जाओ जो करना है करो, है ना। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड है। तो उन सब चीज़ों को हम कंक्लूड करेंगे। सुनील जी आप ही शुरू करके हम इधर से ख़त्म करेंगे। हम कंक्लूड कर रहे हैं वित्तीय साक्षरता के बारे में। अब बताइए, आपको लास्ट टिप्पणी दीजिए। वित्तीय साक्षरता में जिस बात से हम शुरुआत किए थे कि जिस फील्ड पे हम लोग को काम करना है वित्तीय लेन देन में, उस फील्ड में अपना जागरूकता, जानकारी बढ़ाएं और वैसे लोगों से संपर्क करने को कोशिश करें जो कि इसके बारे में सही जानकारी आपको दे सकें। और जब भी वो जानकारी पूर्ण न हो
तब तक आप उसमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कोई बता दिया कि हाँ आपको 1 लाख KCC में मिल गया है, 4 लाख इसमें मिल गया, 10 लाख इसमें मिल गया है, बस वहाँ तक नहीं छोड़ना है। लेकिन सारा चीज़ को जब तक, या कोई भी चार्जेस वगैरह के बारे में क्या है हमारा है, आगे कैसा रिकवरी होगा, किस चीज़ का ले रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल एसेट्स का क्या होगा, तो ये सारा चीज़ जब तक हम जानकारी हासिल ना कर लें तब तक हम उसमें आगे कदम तुरंत ना बढ़ाएं। नहीं तो फिर बाद में जो नुकसान होता है तो लगता है कि नहीं, हमको ये चीज़ पहले पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि बताने वाला हमेशा आपको बोलेगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था। लेकिन सिग्नेचर आपने किया है ना भाई, तो हमने तो बताया हाँ, हमने बताया था। लेकिन मेरे मन में अगर शंका है या हमको कुछ भी जानना है तो उसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को समाधान होना चाहिए। जी, हम अपने आप को एक बार बेवकूफ़ बनना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय 100 बार बेवकूफ़ बनने 100 बार हम जिंदगी भर। राजा जी कौन? सर, एक अर्ली स्टेज में मैं बिलीव करती हूँ, अर्ली स्टेज से अगर इस चीज़ की जानकारी दी जाए तो आगे मैच्योर होने के बाद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल की जानकारी उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो है ही लिटरेसी के लिए। तो स्कूल इज़ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ हम बच्चों को इसके बारे में इसको फाइनेंशियल लिटरेसी भी उसमें जोड़ दें, बस यही। हाँ, वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जो देश का वित्तीय संसाधन है वो आम लोगों तक कैसे पहुँचे, यही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें बैंक बहुत ही जिम्मेवारी से अपना कार्य कर रही है। हम आह्वान करेंगे जनता का कि जब कभी आपको ज़रूरत हो आप या तो बैंक में आएँ या रेगुलेटेड NBFCs वगैरह में संपर्क करें। और जैसे कि मैडम ने बताया, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि गूगल में सर्च कर लीजिए। गूगल में सर्च करते समय कभी भी कोई ऐप का लिंक आए उसको नहीं दबाना है। अगर ऐप का लिंक में दबाते हैं तो आप फ्रॉड के शिकार जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐप करना है तो उसमें से जो गूगल ऐप है वहीं से डाउनलोड करें और वो करें। और एक बहुत अच्छी जानकारी है कि JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन जो स्कीम है वो सरकार का अंग है। और वो यहाँ पर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं में उनको जो वित्तीय सहायता मिल रही है वो पुरुषों पर बहुत कम निर्भर है और अपने आधार पे आगे बढ़ रही हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हम जितना जानेंगे उतने ठगे जाने की गुंजाइश कम होगी, 1 नंबर। दूसरे की, अभी सुनील जी ने कहा कि एक बार बेवकूफ़ बन जाने से बेहतर है कि हम 100 बार बेवकूफ़ बनते रहें और हम लुट जाएं। तो वित्तीय साक्षरता में बीच बहस में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। धन्यवाद, नमस्कार।